आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नेशनल हेराल्ड केस पर कांग्रेस आक्रामक, कहा सोनिया राहुल को बनाया जा रहा है निशाना, देश भर में प्रदर्शन। वक्फ कानून पर बोली ममता बनर्जी, कहा हम बंगाल में हिंदू मुसलमान नहीं होने देंगे, हम चाहते हैं शांति। चुनाव से पहले राहुल गांधी का गुजरात पर ऐसा मास्टर प्लान की हो जाएगा कायापलट। नेशनल हेराल्ड मामले पर बोले अखिलेश यादव, कहा कांग्रेस ने ही ईडी बनाई थी, इस विभाग को खत्म कर देना चाहिए। पशुपति पारस ने इंडिया गठबंधन को एकजुट रहने की दी सलाह। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद बाइडेन की पहली हुंकार, ट्रंप पर कहा 100 से कम दिनों में इतना विनाश। अब समाचार विस्तार से। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद पार्टी उग्र हो गई है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में कांग्रेस ऑफिस के बाहर भारी बैरिकेडिंग की गई है। दोपहर बाद कांग्रेस की ओर से सभी पार्टी मुख्यालय में भी प्रदर्शन किए जाने की तैयारी है। सचिन पायलट ने कहा है कि इसके जरिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी को जानबूझकर निशाना बनाया गया है। पूरे नेशन वाइड प्रोटेस्ट आज किया जा रहा है। ईडी के खिलाफ में किया जा रहा है, सरकार के खिलाफ किया जा रहा है। जैसा कि लोगों को बताया जा चुका है, यंग इंडियन लिमिटेड 2010 में वो कंपनी फ्लोट की गई थी और ये कंपनी सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है, नॉन प्रॉफिटेबल है। और यंग इंडियन लिमिटेड ने एजीएल की एक भी संपत्ति नहीं खरीदी है, न उसके नाम से ट्रांसफ़र हुआ, न एक पैसा दिया है गया है, न लिया गया है। केवल वेंडेटा पॉलिटिक्स है, दबाव का, बदले का, डरवा करके, धमका करके कांग्रेस के लोगों का मनोबल गिराने का है। पूरी तरह से इलीगल है, फैब्रिकेटेड है। इसीलिए हम इसके खिलाफ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं पूरे देश में। कानूनी लड़ाई जरूर लड़ रहे हैं। ना तो मोदी और शाह की ये जोड़ी जो सेंटर में अराजकता फैला रही है, वो ना तो आज तक कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को डरा सकती है। राहुल गांधी के पास और सोनिया गांधी जी के ऊपर केस लगाने से क्या वो सोचते हैं कांग्रेस पार्टी डर जाएगी? ये बब्बर शेर और बब्बर शेरनियों की पार्टी है। ये ना तो डरी है ना डरेगी। अंग्रेजों को भी बाहर निकाला था, अब मोदी और शाह को भी दिल्ली की सत्ता से, गुजरात की सत्ता से बाहर निकालेंगे। ईडी की ओर से नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद सियासी पारा हाई हो गया है। भाजपा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और नेहरू गांधी परिवार को दुनिया का सबसे भ्रष्ट परिवार करार दिया। अब पूर्व कानून मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि आपको धरना करने का अधिकार है, लेकिन पब्लिक फंड और संपत्ति को लूटने का अधिकार नहीं है। और एक बात को ध्यान रखा जाए कि सोनिया जी, राहुल गांधी बेल पर हैं। इन्होंने पूरी कार्रवाई को क्वाश करने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोई राहत नहीं मिली। सिर्फ यही राहत मिली कि आप पर्सनली कोर्ट में अपीयर नहीं होइएगा, यू विल अपीयर थ्रू लॉयर। तो जो चीज 4 साल से चल रही है, जिसमें आप संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जहां कानून अपना काम कर रहा है, वहां पर कर रहे हैं वेंडेटा। और उनके जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं, देश के नामी गिरामी वकील, वो भी इसको अजीब प्रकार की बेबुनियाद तर्के दे रहे हैं। तो इसीलिए कि पार्टी की ओर से विचार हुआ कि सुबह सुबह इस मामले के संबंध में पार्टी के दृष्टिकोण को बताना जरूरी है। कानून अपना काम कर रहा है, द लॉ इज टेकिंग इट्स ओन कोर्स। हम बीजेपी की ओर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछना चाहते हैं, क्या कानून को अपना काम नहीं करना चाहिए? क्या हजारों करोड़ की संपत्ति पर अगर आपने गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से षड्यंत्र करके कब्जा कर लिया, तो क्या इस पर चुप रहना चाहिए? यही तो बड़े सवाल है।
I would like to repeat, Srimati Sonia Gandhi ji and Rahul Gandhi ji kindly reply, should the law be allowed to take its own course or not? And if there is a glaring case where thousands of crores of public property situated at prime locations in different parts of the country have been misappropriated by conspiracy, where the beneficiary is you and your son, being 76% owner of the AJL. तो फिर ये धरना, वेंडेटा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इमामों के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए वो बंगाल में हिंदू मुसलमान नहीं होने देंगी। उन्होंने भाजपा पर हिंसा को लेकर झूठी वीडियो फैलाने का आरोप लगाया। বলুন কটা ছেলেকে চাকরি দিয়েছেন, বলুন দাঙ্গা লাগিয়ে দিয়ে ওষুধের দাম, मेडिसिन का भाव आप 100% बढ़ा दिया, प्राइस राइज बढ़ा दिया, पेट्रोल का भाव बढ़ा दिया, डीजल का भाव बढ़ा दिया। और कुछ गोदी मीडिया है जो खाली बंगाल का खिलाफ में बोलता है, हम का खिलाफ में बोलते हैं। मैं खाली कहने चाहूंगी, अगर कुछ बोलना है मेरे का सामने आके बताओ, पीछा से नहीं। मेरे को जो बोलना मैं सामने से बोलता है, पीछा से नहीं करते हैं। छुपा रुस्तम का माफिक आप लोग फेक न्यूज छपाता है, फेक न्यूज छड़ाते हैं। और गदी मीडिया को, हम बंगाल को मीडिया को नहीं कहता, वो तो ठीक है 70-30 हो सकता है, लेकिन बाहर से लेके आया 2-3 मीडिया जिसका रुपया बीजेपी पार्टी खुद देता है, बाहर से भी उसका संपर्क है, वो आके झूठा वीडियो दिखाता है, फेक वीडियो दिखाता है। हमने पकड़ लिया, 8 वीडियो भेजा, जो 8 वीडियो कोई कर्नाटका का है, कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई बिहार का है, कोई राजस्थान का है, और आप बंगाल का नाम पे बदनाम करते हैं। शर्म होना चाहिए। क्या सोचता है? আমি আপনাদের বলবো, ইমাম সাহেবরা, আপনাদের আমরা অনেক শ্রদ্ধা করি, পুরোহিতদের আমরা অনেক শ্রদ্ধা। रॉबर्ट वाड्रा आज फिर से एक बार ईडी के सामने पेश हुए हैं। गुरुग्राम लैंड डील मामले में उनसे पूछताछ हो रही है। इससे पहले मंगलवार को भी वो जांच एजेंसी के सामने पेश हुए थे। बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा को लैंड डील मामले में ईडी ने पीएमएलए के तहत समन भेजा था। उन्हें 8 अप्रैल को भी बुलाया गया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। आज प्रियंका गांधी भी उनके साथ ईडी दफ्तर पहुंची। ये सोच है कि समय बदलता रहता है, हमेशा समय बदलता रहता है। क्यों जो हमारे ऊपर बीत रही है, या मतलब कि अगर हम जो झेल रहे हैं, ये समय भी बदलेगा तो हो सकता है उन लोगों को भी झेलना पड़े। तो समय समय की बात है। तो मेरा ये है कि मैं जरूर जाऊंगा, अभी भी मैं एजेंसियों के पास जाऊंगा, जो भी सवाल है पूरे जवाब दूंगा। मेरे को किसी चीज की डर नहीं है, कोई चीज छुपी नहीं है। आपको जब इसकी कार्रवाई हुई थी हरियाणा में, और वहां के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने पूरी कार्रवाई की, उन्होंने देखा कि कोई भी रॉन्ग डूइंग नहीं थी, और एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा देखा। और आप देखेंगे कि खट्टर जी ने खुद मुझे क्लीन चिट दिए हैं इसी विषय में, जिस विषय में बात कर रहा हूं, वहां से ऑलरेडी क्लीन चिट 2 बारी मिल चुका है। तो मुझे समझ नहीं है कि इसलिए 7 साल बाद दोबारा वही विषय में मेरे से बात की जा रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं। पर मैंने जैसे पहले बोला है कि अगर बोलेंगे 1500, 2000 या डॉक्यूमेंट हमें उनको दोबारा देने हैं, उसमें समय लगता है। पर जो व्हाट्सएप बाहर निकलता है कि मैं अवॉइड कर रहा हूं, कभी भी अवॉइड नहीं करूंगा। मैं इस देश में हूं, कभी देश छोड़ के नहीं जाऊंगा। जितने सवाल हैं उसके जवाब दूंगा, तो कभी भी कोई इश्यू नहीं है। मैं यही कहूंगा कि मैं यहाँ पूरा स्ट्रांग हूं, मैं सारे जवाब दूंगा और मेरे को कोई इश्यू नहीं है। तो
जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयान पर जेके पीपुल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी के चेयरमैन सज्जाद लोन ने उनकी आलोचना की और पूछा कि ये कैसे संभव हो सकता है कि विधानसभा सत्र में 3 दिन तक केवल 50 लोग ही शोर मचाएंगे। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि एक रणनीतिक गलती हुई है। 7 अप्रैल को अपने ट्वीट में मैंने उल्लेख किया था कि एनसी में हमारे मित्र गलत कर रहे हैं। देखिए, मेरी बात सुनिए। जो उमर साहब आज बोल रहे हैं कि उनको टेक्निकल मिस्टेक हो गई, आप ट्वीट देखिए हमारा 7 अप्रैल 3:19 दिन में। ये तो मैं अब आज क्रिएट नहीं कर सकता हूं। एग्जैक्टली सेम मैंने तब बोला कि भाई ये गलत कर रहे हैं। जो हमारे दोस्त हैं एनसी में, मैं उनको बोल रहा था कि आप नहीं ला सकते हो एडजॉर्नमेंट बिकॉज यू आर सेंश्योरिंग द गवर्नमेंट। यू कैन नॉट डू दैट। देयर हैज टू बी अ मिनिस्टर इन चार्ज हु हैज टू रिप्लाई। ओनली द अपोजिशन कैन डू इट। लेजिस्लेटिव डिवाइस जो हमारे पास है वो ये है कि हम एक रेजोल्यूशन लाएं। इस बात पर जनाब गाली गलोच, जो सियासी गाली गलोच है, पक्की सब कुछ। अब तब इन्होंने, मुझे याद है किसी मेंबर ने बोला आपको दिल्ली से फोन आया होगा। मुझे तो नहीं आया था। तो अभी उमर साहब को अब ट्यूलिप गार्डन से फोन आया 3-4-5 दिन के बाद कि उनसे गलती हो गई है। हम तब बोल रहे थे आफ्टर ऑल ये एक ड्रामा था। ये कैसे हो सकता है कि 50 आदमी 3 दिन नॉन स्टॉप शोर करें, वो एनसी के स्पीकर एनसी का, और अब जो लीडर ऑफ द हाउस है वो 5 दिन के बाद बोल रहा है हमसे गलती होगी, अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट 10,000 लोग जावे। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो इस पर डिपेंड नहीं करता है कि एनसी या आप या मैं जाएंगे या नहीं। लेकिन जम्मू कश्मीर असेंबली का जो रेजोल्यूशन था उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का रोल था, क्योंकि इनके पास वहां की मेजॉरिटी है, और वो इन्होंने नहीं पास किया। दैट इज हाउ थिंग्स स्टैंड। वो इन्होंने नहीं पास किया, एक ड्रामा किया, शोर किया 3 दिन, अनप्रेसिडेंटेड। लेकिन दूसरा सवाल यह है जो कल फारूक साहब ने, आपने शायद सुना होगा कि जो जम्मू कश्मीर मुस्लिम अवकाफ ट्रस्ट था, ये पहला नाम था, इसको मर्ज किया था वक्फ बोर्ड के साथ मरहूम मुफ्ती साहब ने। तो फारूक साहब का कहना है कि जम्मू कश्मीर का जो मुस्लिम अवकाफ ट्रस्ट है अपनी ऑटोनोमस बॉडी थी। अगर मुफ्ती साहब ने ये डिसीजन नहीं लिया होता तो आज जो वक्फ अमेंडमेंट बिल हुई है वो इस लपेटे में नहीं आती। यार ये कितना झूठ बोल रहे हैं। ही इज लाइंग थ्रू हिज टीथ। राहुल गांधी गुजरात के 2 दिवसीय अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन के बाद दोबारा से गुजरात के दौरे पर है। इस दौरान राज्य की जिला इकाइयों को मजबूत करने की पार्टी के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। अहमदाबाद में हुए पार्टी अधिवेशन में राहुल ने कहा था कि हमारे इस संगठन में काफ़ी बैठकें हुई। हम चाहते हैं कि जिला अध्यक्षों को संगठन की नींव बनाएं, शक्ति बनाएं। डिस्ट्रिक्ट कमेटी और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को हम पार्टी की फाउंडेशन बनाने जा रहे हैं। कि सबसे पहले अगर हमने आरएसएस और बीजेपी को देश में हराना है तो रास्ता गुजरात के थ्रू जाता है। हमें पहले यहां पर जो हमारी ओरिजिनल फाउंडेशन थी, हमारी पार्टी भी, अगर आप सोचें, हमारी पार्टी भी गुजरात से ही शुरू हुई थी। हमारे सबसे बड़े जो नेता थे महात्मा गांधी, वो आपने हमें दिए थे, और सरदार पटेल जी भी आपने हमें दिए। तो हमारी विचारधारा भी, हमारी पार्टी भी यहीं से शुरू हुई है। मगर काफी सालों से हम डिमोरलाइज से हैं। गुजरात में डिमोरलाइजेशन है नहीं है ना? थोड़ी, मतलब थोड़ा लग रहा है कि भाई ये बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं यहां आया हूं आपको बताने कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये आप लोगों के लिए आसान काम है, और आप देख लेना, हम ये काम गुजरात में पूरा करके छोड़ेंगे। यूपी स्थित संभल से सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता जियाउर रहमान बर्क ने शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली की गवाही पर पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि 161 के बयान कैसे दिए जाते हैं सबको पता है। न्यायालय के सामने जफर साहब जो कहेंगे वो देखा जाएगा। पुलिस जांच को लेकर सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि हाल ही में वे जांच के सिलसिले में पुलिस के पास गए थे, जहां 3 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ हुई। सच्चाई साबित हो जाती तो फिर माननीय न्यायालय की ज़रूरत ही क्यों थी।
तो इसलिए जो चीज़ की सच्चाई होनी है, जो रिपोर्ट लिखी गई है या वो है, तो उसको साबित न्यायालय के अंदर करना है कि उसके अंदर क्या सच्चाई है और क्या गलत। भाई साहब, क्या पुलिस और प्रशासन आपको फ्रेम करना चाह रही है, ऐसा लगता है? फ्रेम करना चाह रही है आपको लोग? लगता तो बहुत कुछ है, लेकिन बस मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए यही कहूँगा कि मुझे उम्मीद है कि इस देश के अंदर अभी जहाँ हम पुलिस प्रशासन और सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते, हमें अभी अपने न्यायालयों पर विश्वास है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मुझे और हमारी जनता को कोर्ट से इंसाफ जरूर मिलेगा। सारे मुकदमे दर्ज कर दिए गए सर आपके खिलाफ, बिजली चोरी और बाकी न जाने कितने कितने आरोप। देखिए, जब उनके हाथ में रिपोर्ट लिखने की पावर, ताकत उनके हाथ में है तो लिख सकते हैं और लिखे हैं, और यकीनन गलत है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, उस चीज़ के लिए जो मेरे खिलाफ गलत चीज़ लिखी गई है तो उसका मैं अपने आप को इंसाफ दिलाने के लिए, न्याय के लिए मैं कोर्ट का सहारा मैंने लिया है और आगे भी लूंगा, और मुझे उम्मीद है मुझे वहाँ इंसाफ मिलेगा। आप अल्पसंख्यक सांसद हैं और मुर्शिदाबाद में लगातार हिंसा हो रही है, एक वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है, तमाम तरह के पॉलिटिकल बयान आ रहे हैं, किस तरह से इस हिंसा को देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं कभी भी किसी भी तरह से हिंसा में विश्वास नहीं रखता। मैं चाहता हूँ कि इस प्रदेश और देश के अंदर कानून व्यवस्था का राज होना चाहिए, संवैधानिक तौर पर ऊपर सब लोगों को चलना चाहिए, और कोई भी अगर मामला है, मिसाल के तौर पे अगर जैसे हमारे वक्फ का मामला है, कानून का मामला है, तो हमने जैसे कि अपने संभल का मसला था तो भी हमने न्याय की शरण ली थी और न्यायालय की शरण ली थी, और इस मसले में भी सुप्रीम कोर्ट हम गए हैं और इस उम्मीद से गए हैं कि जहां कुछ गलत हो रहा है तो हमें कोर्ट के जरिए से इंसाफ मिलेगा। आज सुनवाई भी है तमाम पिटीशन? हाँ, सुनवाई है, उसके अंदर मैंने भी पिटीशन दायर की है और यकीनन यही इस उम्मीद से की है कि उसके अंदर कि इंसाफ मिल सके। मैंने भी सुलेमान साहब ने पिटीशन दायर की थी और उसकी मेरी तरफ से वो सलमान खुर्शीद साहब जो हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने लखनऊ में बैठक की। करीब 1 घंटे से अधिक चली बैठक में अहम फैसले लिए गए। बैठक में साल 2027 में प्रस्तावित यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। साथ ही संगठन को मजबूत करने से लेकर आगामी चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 2027 विधानसभा चुनाव बीएसपी अकेले लड़ेगी। इसके अलावा मायावती ने कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूत करने और जनता तक पार्टी की नीतियों को पहुंचाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे के साथ पार्टी आगे बढ़नी चाहिए। हालांकि इस बैठक में बसपा चीफ के भतीजे आकाश आनंद शामिल नहीं हुए। बसपा द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि मायावती ने यूपी और उत्तराखंड में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों व जिला अध्यक्षों आदि की अहम बैठक में दोनों राज्यों में पार्टी संगठन की समीक्षा की गई। पार्टी के जनाधार को हर स्तर पर बढ़ाने के संबंध में पिछले 2 मार्च की बैठक में दिए गए दिशा निर्देशों की प्रगति रिपोर्ट लेने के साथ ही आगे के लिए कमियों को दूर करके लक्ष्य की समयबद्ध प्राप्ति हेतु भी निर्देश दिए गए। बैठक में मायावती ने कहा कि वैसे तो बहुजनों में भी खासकर दलित समाज के वोटों के स्वार्थ की खातिर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उनकी जयंती आदि पर याद करने की होड़ सी लगी रही है, किंतु ऐसे समय में भी उनकी प्रतिमाओं का अनादर व उनके अनुयायियों को प्रताड़ित करने व हत्या आदि की वारदातें साबित करती हैं कि इन बीएसपी विरोधी पार्टियों में बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रति आदर सम्मान निष्ठा व ईमानदारी राजनीति से प्रेरित छलावा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। कन्नौज सांसद ने ईडी को खत्म करने की भी मांग कर दी है। ओडिशा पहुंचे यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के डंडे वाले बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, हेराल्ड से ज्यादा ईडी पे कहना है। कांग्रेस ने ईडी बनाई थी और आज ईडी की वजह से ही उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ा। एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट से मेरी जब बातचीत हुई तो मैंने यही कहा था कि बहुत सारे इकोनॉमिक ऑफेंसेस को देखने के लिए संस्थाएं हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है और भी ऑफेंसेस देखने के लिए संस्थाएं हैं। ईडी की जरूरत क्या है? ईडी जैसे विभाग को समाप्त कर देना चाहिए। तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हाईजैक कर लेने वाले बयान पर बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आज जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कल जो तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक की, पहले उसके बारे में बताएं, वहां से उन्हें बैरंग लौटना पड़ा। तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि बिहार में कांग्रेस अपने पैर पसारे। कांग्रेस ने भी तय कर लिया है कि हम राष्ट्रीय जनता दल का झोला ढोने वाली पार्टी नहीं बनेंगे। पहले उनका जो बैठक हुआ उस पर वो बताएं। कल जो बैठक दिल्ली में किए और बैरंग लौट गए,
तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस अपना पैर बिहार में पसारे, और कांग्रेस ने भी फैसला कर लिया है कि हम राष्ट्रीय जनता दल का झोला ढोने वाला पार्टी नहीं बनेंगे। राजद क्या चाहती है कि कांग्रेस झोला ढोने वाला पार्टी बने, और कांग्रेस की स्थिति यही थी। राहुल गांधी ने अभी आकर कहा इस बात को पटना में कि आज तक जो भी कांग्रेस में नेतृत्व करता थे उन्होंने कांग्रेस को डुबाने का प्रयास किया, ये राहुल गांधी ने कहा। और राष्ट्रीय जनता दल यही चाहती है कि कांग्रेस झोला ढोने वाला पार्टी बन के रहे। अब कांग्रेस को सोचना है कि वो झोला ढोएगा या राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टी है उसका अपना एक प्रतिष्ठा बचाएगा, ये कांग्रेस सोचे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने तेजस्वी यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच हुई बैठक को सफल बताया। पारस सोमवार को ही एनडीए से अलग हुए हैं और अपनी नई राह ढूंढ रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि वो महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। पूरे देश में 2 ही गठबंधन है, ये तो सर्वविदित है। पूरे देश में 2 गठबंधन, अकेले कोई चना भार नहीं फोड़ता है। भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है जो 24 दल के गठबंधन से पार्टी चल रही है, जो विश्व स्तर की पार्टी है। तो हम लोगों का एक छोटा दल है, तो निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन को परास्त करने के लिए इंडिया गठबंधन को मजबूत करना होगा, और जितना भी छोटा छोटा दल है, छोटी छोटी जातियां हैं, सबको मिला करके एक बड़ा गठबंधन बना करके पूरे बिहार के जो मतदाता है वो बदलाव के मूड में है। ये आप जान लीजिए, हम लोगों ने जो 22 जिला में हमने जो घूमा है, खासकर जो हमारा जो वोटर और सपोर्टर है, दलित समाज के लोग हैं, अधिकांश हैं, सब लोग, अधिकांश कुछ की संख्या है, तो हम लोगों ने देखा है कि सभी लोग बदलाव की ओर है। ये तो सर्वविदित है, आपको भी मालूम है, पूरे बिहार के लोगों को मालूम है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी की जो आज स्थिति है वो मानसिक रूप से सुरक्षित नहीं है, मानसिक रूप से सही नहीं है। और जो उनका एक्शन होता है कभी कभी सभा में, मीटिंग में, किसी को बाला पहना देना, किसी को पैर छू के प्रणाम करना, तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो मानसिक रूप से सही नहीं है, स्वस्थ नहीं है। और बीजेपी का तो आपने उदाहरण देखा है कि महाराष्ट्र में क्या हुआ। महाराष्ट्र में जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, सहयोगी दल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, और जब समय आया तो उसको हटा करके भाजपा अपना मुख्यमंत्री को उम्मीदवार दिया, तो मुझको लगता 100% भाजपा के द्वारा ये खेल खेला जाएगा। चुनाव के बाद अभी चुनाव लड़ा जाएगा नीतीश जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नाम पर, और जब चुनाव के बाद यदि बहुमत मिलेगा, जब बहुमत मिलने की संभावना नहीं है, यदि बहुमत मिलेगा तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र की पुनरावृत्ति होगी। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ चार्जशीट के मामले में राजनीति गर्म हो गई है। अब राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता ने ईडी दफ्तर पर प्रदर्शन किया। इसको लेकर अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से जनता से अपील की है। देखिए, लोग पागल हो गए दिखते हैं। दुनिया जानती है कि 90 साल पहले 1938 के अंदर मैंने आज़ादी के पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये शुरू किया था, नेशनल हेराल्ड शुरू किया था, और एक हिंदी का था, साथ में एक उर्दू का था, कि देशवासियों को बताने के लिए, आज़ादी जंग में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करने के लिए कांग्रेस के माध्यम से कैसे हम मैसेज देवें देश को। तो ये जो स्थापना की गई थी उस वक्त ही कांग्रेस के माध्यम से संदेश देना था देशवासियों को। आजादी की जंग में गांधी जी का संदेश हो, पंडित नेहरू का हो या महापुरुषों का हो, तो स्थापना उसके लिए हुई। 50-60 साल बाद में ऐसी स्थिति आई, कभी ये अखबार बंद हो गया था, 2008 के आसपास बंद हो गया, तो कांग्रेस का प्रयास था वापस शुरू करें, इसको वापस शुरू करें, और 90 करोड़ रुपए दे दिए लोन के रूप में एजीएल को, जो एसोसिएट जो इनका एसोसिएशन कंपनी थी, जनरल लिमिटेड, एजीएल एसोसिएट जनरल लिमिटेड, 90 करोड़ दे दिए। 90 करोड़ में क्या लगभग 70 करोड़ तो दिए तनख्वाहों के लिए, कि जो बेचारे कर्मचारी लगे हुए थे उनकी तनख्वाह नहीं मिली 8, 10, 15 साल से। मुझे मालूम है जयपुर का एक आदमी था, पता नहीं वो कहाँ है, भार्गव जी थे,
जो इसके संवाददाता थे, तनख्वाह उनको नहीं मिल रही थी, बताते थे। तो तनख्वाह चुकवाने के लिए पैसे दिए गए लगभग 70 करोड़ और लगभग 20 करोड़ रुपए थे जो अन्य कामों के लिए वापस मशीनरी और सब कुछ नया हो और कैसे ये वापस शुरू हो सके, प्रारंभ हो सके। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पद से हटने के बाद पहली बार जनता के सामने आकर भाषण दिया है और उन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके काम करने के तरीके की खुलकर आलोचना की है। बाइडेन ने शिकागो में एक सम्मेलन में कहा कि 100 दिनों से भी कम समय में इस प्रशासन ने इतना नुकसान और इतना विनाश किया है, ये आश्चर्यजनक है कि ऐसा इतनी जल्दी कैसे हो सकता है। बाइडेन विकलांगता अधिवक्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने रिटायरमेंट और विकलांगता बेनिफिट्स का भुगतान करने वाली अमेरिका की राष्ट्रीय एजेंसी का जिक्र करते हुए कहा कि ट्रंप सरकार सामाजिक सुरक्षा प्रशासन के खिलाफ द्वेषपूर्ण व्यवहार किया है और 7,000 कर्मचारियों को बाहर कर दिया है। सामाजिक सुरक्षा बाइडेन का पसंदीदा विषय है। इस पर बात करते वो ट्रंप उनके उग्र बदलाव के प्रयासों की आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने एजेंसी में कर्मचारियों की छंटनी की बात की, कहा कि सामाजिक सुरक्षा की वेबसाइट क्रैश हो रही है और रिटायर्ड लोगों को उनके लाभ प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न हो रही है। गौरतलब है कि ट्रंप और उनके अरबपति पार्टनर एलन मस्क ने अपने सरकारी दक्षता विभाग के साथ खर्च कटौती के लिए सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रहे हैं। बाइडेन ने कहा कि कई अमेरिकी सचमुच भोजन खरीदने के लिए सामाजिक सुरक्षा पर भरोसा करते हैं और इन लाभार्थियों में से कई के लिए ये उनकी एकमात्र आय है। अगर इनमें कटौती की गई या छीन ली गई तो ये लाखों लोगों के लिए विनाशकारी होगा। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।